नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल होंगे आपके, अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और टेस्ट का आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट पेपर डाल रही हूँ, तो आप उसके क्वेश्चंस के आंसर दिया करो और फिर मैं रात में आंसर की भी देती हूँ, तो आप उससे मैच कर लिया करो। कल अपन ने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। ऑर्निथो वर्ड किसके लिए होता है? पक्षियों के लिए। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर सलीम अली। फिर मैंने आपको कुछ बर्ड्स के बारे में बताया था कि पक्षियों में जबड़ा होता है, वो चोंच में रूपांतरित हो जाता है। टीथ एब्सेंट होते हैं। नौतल होता है जो उड़न पेशियों को संधि स्थल प्रदान करता है। पक्षियों के शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा कौन सा है? एल्बाट्रॉस। और उड़ने वालों में सबसे छोटा कौन सा है? हमिंग बर्ड। उड़ने वालों में सबसे बड़ा है एल्बाट्रॉस और सबसे छोटा कौन सा है? हमिंग बर्ड। इसके बाद आप आंसर दो मुझे। उड़नहीन पक्षियों में उड़नहीन पक्षियों में सबसे बड़ा उड़नहीन पक्षियों में सबसे बड़ा, आप आंसर दो मुझे। उड़नहीन पक्षियों में सबसे बड़ा और उड़नहीन पक्षियों में सबसे छोटा। मैंने आपको कल बताया भी था, उड़नहीन पक्षियों के नाम बताए थे। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, एमू, कीवी, कैसोवरी, डोडो, ये सारे फ्लाइटलेस बर्ड थे। अब आपको बताना है लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड एंड स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। उड़नहीन पक्षियों में सबसे बड़ा और उड़नहीन पक्षियों में सबसे छोटा। अब देखो, उड़नहीन में सबसे बड़ा कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। उड़नहीन में सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग मैंने आपको कल बताया था ना। शुतुरमुर्ग एक कैसा पक्षी है? उड़नहीन। और ये उड़नहीन पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी होता है। शुतुरमुर्ग होता है ना, ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो शुतुरमुर्ग की भी दो प्रजातियां हैं। एक तो है स्टूथियो और एक है रिया। स्टूथियो और रिया, इसकी दो प्रजातियां हैं, स्टूथियो और रिया। स्टूथियो तो होता है अफ्रीकन शुतुरमुर्ग। स्टूथियो तो कौन सा है? अफ्रीकन शुतुरमुर्ग। और रिया है अमेरिकन शुतुरमुर्ग। रिया है अमेरिकन शुतुरमुर्ग। तो ऑस्ट्रिच की दो प्रजातियां हैं, एक तो स्टूथियो और एक रिया। स्टूथियो होता है अफ्रीकन शुतुरमुर्ग और रिया होता है अमेरिकन शुतुरमुर्ग। उड़नहीन में सबसे छोटा, हाँ आपने कमेंट बॉक्स में सही आंसर भी दिया था किसी बच्चे ने। उड़नहीन में सबसे छोटा कौन सा होता है? कीवी। कीवी का डायग्राम भी मैंने आपको कल दिखा दिया था। और कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? कीवी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी। समझ गए क्या? देखो, ऑस्ट्रिच, स्टूथियो और रिया। स्टूथियो तो अफ्रीकन शुतुरमुर्ग, रिया है अमेरिकन शुतुरमुर्ग भी मैंने आपको कल दिखा दिया था। और उड़नहीन में सबसे छोटा कौन सा है? कीवी। कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी होता है। कीवी होता है ना, अपने आकार से दुगना आकार का अंडा पैदा करता है। ये अपने आकार से दुगने आकार का अंडा उत्पन्न करता है कीवी। अब देखो, मैं आपको कुछ शब्द पढ़ा रही थी, इनमें से अब मैं आपको एक नेक्स्ट वर्ड पढ़ा रही हूं, डेंड्रो। नेक्स्ट वर्ड अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? डेंड्रो। डेंड्रो वर्ड किसके लिए होता है? वृक्ष या झाड़ियों के लिए। और झाड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शर्ब। झाड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शर्ब। तो बताओ, अध्ययन बताओ, स्टडी ऑफ शर्ब्स क्या कहलाएगा? झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसका आंसर लिख के दो मुझे। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बताओ, स्टडी ऑफ शर्ब, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेंड्रोलॉजी। और बताओ मुझे, वृक्षों की आयु, ये तो डेंड्रोलॉजी है ना, स्टडी ऑफ शर्ब। और वृक्षों की आयु ज्ञात करना क्या कहलाएगा? वृक्षों की
आयु ज्ञात करना, वृक्षों की आयु ज्ञात करना क्या कहलाएगा? वृक्षों की आयु ज्ञात करना क्या कहलाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु ज्ञात करना क्या कहलाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। समझ गए क्या? अब ये देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्रोनो, और मैंने आपको फर्स्ट जब क्लास ली थी ना उसमें बताया था क्रोनो वर्ड। बताओ अब किसके लिए बताया था क्रोनो वर्ड? सोच के बताओ, पहली क्लास में मैंने आपको क्रोनो वर्ड पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल सही बोला, मैंने बताया था क्रोनो वर्ड किसके लिए होता है? समय के लिए। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था ना, समय का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका मतलब आप क्लासेज को सीरियस ले रहे हो। अब देखो मेरी बात सुनो, समय का अध्ययन क्या कहलाएगा? क्रोनोलॉजी। और वृक्षों की आयु ज्ञात करना क्या हो गया? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, स्टडी ऑफ शर्ब या ट्रीज तो हो गया डेंड्रोलॉजी, आयु ज्ञात करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्यों हुआ? इस बात का आंसर दो आप मुझे एक बार। देखो मेरी बात सुनो, आयु होने में समय लगता है ना भाई, समय लगेगा। जैसे मान लो कि आप आज 20-22 साल के हो, आप जितने भी हो, आपने इतने साल लगाए ना तब जाके आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो इस वृक्ष को भी तो बड़ा होने में टाइम लगा होगा। अब वृक्ष कब लगाया था, किसने लगाया था, किसी को पता ही नहीं है ना, और पता नहीं लगाने वाला ही कहीं खुद पहुंच गया हो ऊपर, तो उसकी आयु का कैसे पता लगेगा? तो उसकी आयु का पता लगाने के लिए अब पौधे का जो तना होता है ना, देखो है ना, अपने तो घर में जन्म होता है ना बच्चे का, या आपका जन्म हुआ था ना, तो आपके माता पिता ने तो जन्म पत्री बनवाई थी, और उस जन्म पत्री को अपन सब जगह ले लेके घूमते रहते ना, पंडित के पास जाते रहते हो आप, पंडित जी बताओ नौकरी कब लगेगी, फिर नौकरी लग जाती है तो फिर जाते हो पंडित जी बताओ अब छोकरी कब मिलेगी। तो अब आपने तो अपनी जिंदगी ऐसे निकाली चक्कर लगा लगा के नौकरी और छोकरी के चक्कर में, लेकिन अब पौधे की किसने जन्म पत्री बनवाई थी भाई? किसको पता कौन से पक्ष में हुआ, कौन सी तारीख को हुआ? अब इसकी आयु का कैसे पता करें? तो इस भगवान ने सबका जुगाड़ निकाला है। तो इसके तना होता है ना, इसके तने में क्या होती हैं? वलय। पौधे के तने में होती हैं वलय, रिंग्स बनती हैं, और एक रिंग को बनने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष। एक रिंग को बनने में 1 वर्ष लगता है, और 1 वर्ष लगता है, इसलिए इस वलय को क्या कहते हैं? वार्षिक वलय, एनुअल रिंग कहते हैं। तने के अंदर वलय बनती है, इस वलय को बोलते हैं वार्षिक वलय। वलय को बनने में अरे साल के आखिर में परीक्षा नहीं होती है? आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, साल का जो लास्ट एग्जाम होता था वो वार्षिक परीक्षा थी, और वार्षिक परीक्षा से आपके पूरे साल का रिजल्ट मिल जाता है ना। तो वैसे ही इस तने में वलय होती है, वो वार्षिक वलय, 1 साल में 1 वलय बनती है। इतना समझ गए क्या? अब मेरी बात सुनो, ये वार्षिक वलय होती है ना, ये क्या है? आपसे पूछे एग्जाम में कि जो ये वलय बनी है पौधे के अंदर, ये क्या चीज है? तो भाई ये वलय होता है जाइलम। आप ये ध्यान रखो। वैसे तो इसकी अगर आप डिटेल जानना चाहो ना, तो ये सेकेंडरी जाइलम होता है, द्वितीयक जाइलम। अब आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, जनरल साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी नहीं भी समझ में आए तो आप इतना ध्यान रख लो कि ये जो वार्षिक वलय होती है ना, ये जाइलम, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दारू। मतलब देखो है ना, अपने अंदर भी तो 2 प्रकार के फीचर्स होते हैं ना। जो जन्म से साथ आए थे अपने, वो लक्षण प्राथमिक लक्षण थे। जो अपने यौवनावस्था के बाद आए हैं ना, आवाज का भारी होना, आपकी दाढ़ी मूंछ का आना, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो यौवनावस्था के बाद आए हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी 2 प्रकार के फीचर्स होते हैं। जो इनके अंदर शुरू से थे वो तो प्राइमरी लक्षण थे, और जो इनकी ग्रोथ होने के बाद में आए ना, वो सेकेंडरी लक्षण है। तो जाइलम प्राइमरी जाइलम भी होता है, जो कि स्टार्टिंग में ही रहता है इनके पास। फिर बाद में जब इनकी ग्रोथ हो जाती है ना, स्ट्रॉन्ग तना बन जाता है, तो उस समय जो जाइलम बनता है वो सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। और जो वार्षिक वलय या ग्रोथ एनुअल रिंग होती है ना, ये सेकेंडरी जाइलम होती है। इतना समझ गए क्या? ये ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया है कि वृक्षों की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है, ये बहुत आया हुआ है। नए क्वेश्चन बता रही हूं मैं आपको, एक्सपेक्टेड जो भविष्य में आने के चांसेज हैं। वार्षिक वलय क्या होती है? सेकेंडरी जाइलम। वार्षिक वलय के अंदर 2 प्रकार की वलय बनती है। कौन कौन सी? एक तो बनती है शरद वलय,
और एक कौन सी बनती है, बसंत वलय। वार्षिक वलय में कितनी वलय बनती है, शरद वलय और बसंत वलय। ये तो है ऑटमन वुड और बसंत वलय होती है स्प्राइंग वुड। देखो वार्षिक वलय में दो प्रकार की वलय बनती है, एक तो शरद वलय और एक बसंत वलय। इनको है ना इनके ऋतु के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। भाई वार्षिक वलय को बनने में 1 साल लगा, 6 महीने में शरद वलय बनेगी, 6 महीने पे बसंत वलय बनेगी, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, वार्षिक वलय। बसंत वलय पहले बनती है, बसंत वलय पहले बनती है, और ये पहले बनती है इसलिए इसको कहते हैं अर्ली वुड। पहले बनती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ली वुड। आपसे एग्जाम में पूछेंगे, अब ये वार्षिक वलय, शरद वलय, बसंत वलय है, ये तो आप जानते हो। एग्जाम में पूछेंगे निम्न में से अर्ली वुड कौन सी है, जल्दी बनने वाली लकड़ी कौन सी है, आंसर में आएगा बसंत वलय। अब इसका मैं आंसर आपको अंतर याद कर लो, इनमें से एक का याद कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे। शरद वलय याद कर लो चाहे बसंत वलय याद कर लो, दूसरे में उसका उल्टा कर दो। जो पहले बनती है वो अर्ली वुड, जो बाद में बनती है वो लेट वुड, और इसके बाद में सेकंड लिख रही हूं बसंत वलय होती है ना, ये हल्के रंग की होती है, हल्के रंग की। ये भी डिफरेंस है इनमें कि ये हल्के रंग की है और ये गहरे रंग की होती है। बसंत वलय है तो ये बसंत ऋतु में बनेगी, बसंत वलय कौन सी ऋतु में बनती है, बसंत ऋतु में। और शरद वलय कौन सी ऋतु में बनती है, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में बनेगी शरद वलय। समझ गए क्या। वार्षिक वलय सेकेंडरी जाइलम होता है, इसमें दो प्रकार की वलय बनेंगी, एक तो शरद वलय, एक बसंत वलय। शरद वलय शरद ऋतु में बनेगी, लिख देती हूं, बाकी आप समझ गए होंगे ना। शरद ऋतु में बसंत वलय बनेगी बसंत ऋतु में। बसंत वलय पहले बनती है इसलिए अर्ली वुड। ये शरद वलय लेट बनती, देर से बनती है, देरी से बनती है, देरी से बनती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेट वुड। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेट वुड। और वो हल्के हल्के रंग की होती है, तो ये कौन से रंग की होगी, ये गहरे रंग की होती है। तो एक याद कर लो, दूसरे में उल्टा कर देना। इतना समझ गए क्या। अब देखो वार्षिक वलय तो वहां पर बनेगी ना भाई जहां पर साल भर मौसम चेंजेबल रहेगा। स्पष्ट रूप से शरद वलय आएगी, स्पष्ट रूप से बसंत वलय आएगी। अब तुम्हें पता है ना बहुत से एरिया हैं जैसे कि मुंबई है, गोवा है, वहां पर साल भर ही मौसम एक सा रहता है। तो साल भर मौसम एक सा रहेगा तो भाई शरद वलय तो बनेगी नहीं, बसंत वलय तो बनेगी नहीं। तो ऐसे स्थान, क्वेश्चन का आंसर देना, ऐसे स्थान जहां पर वर्ष भर मौसम एक सा रहता है, ऐसे स्थान जहां पर वर्ष भर मौसम एक सा रहता है, वर्ष भर मौसम एक सा रहता है, वहां पर क्या होगा, जहां पर वर्ष भर मौसम एक सा रहता है वहां पर पौधे की आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो वहां पर ज्ञात करेंगे वृद्धि वलय की संख्या गिनकर। वृद्धि वलय को क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिंग्स। समझ गए क्या। ऐसे स्थान जहां पर वर्ष भर मौसम एक सा रहता है वहां पर पौधे की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, वृद्धि वलय की संख्या गिनकर। और वृद्धि वलय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रोथ रिंग्स। समझ गए क्या। देखो वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, आयु ज्ञात करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनो वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि समय के लिए होता है। तने में जो वलय बनती है ना, 1 ईयर लगता है एक वलय को बनने में, इसलिए इसको एनुअल रिंग्स कहते हैं, वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलय क्या होती है, तो भाई ये सेकेंडरी जाइलम होता है। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम एक टिश्यू है। जाइलम का वैसे पौधे में क्या वर्क होता है, इनिशियल स्टेज पर जाइलम का वर्क होता है जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। प्राइमरी जाइलम का यही काम होता है, जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। वार्षिक वलय इज ए सेकेंडरी जाइलम। वार्षिक वलय में कितनी वलय बनती हैं, ऑटमन वुड एंड स्प्राइंग वुड,
दो प्रकार की उड बनती हैं। ये पहले बनती है तो ये अर्ली उड हल्के रंग की होती है, बसंत ऋतु में बनती है। ये देरी से बनती है इसलिए इसको लेट उड कहते हैं, गहरे रंग की होती है, शरद ऋतु में बनती है। फिर मैंने आपको ऐसे बताया जहां पर वर्ष भर मौसम एक सा रहता है वहां पर पौधों की आयु कैसे ज्ञात की जाएगी, तो फिर आंसर में क्या बोलोगे, वृद्धि वाले। ये एरो लगा के जो सामने लिखती हूँ वो आंसर समझ लिया करो कि क्वेश्चन है ये। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वृक्षों की आयु ज्ञात करना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों की संख्या, वार्षिक वलय क्या है, तो ये क्वेश्चन हो गया, सेकेंडरी जाइलम होती है। और अर्ली वुड कौन सी है, तो बसंत, जो स्प्राइंग वुड होती है वो अर्ली वुड होती है। लेट वुड कौन सी है, तो जो शरद वलय होती है या ऑटमन वुड होती है वो लेट वुड होती है। इतना समझ गए क्या। अब देखो आपसे ऐसे पूछे, पत्तियों में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, ध्यान रखना, पत्तियों में तो सेकेंडरी जाइलम बनता ही नहीं है। इस सेकेंडरी जाइलम या जो वार्षिक वलय है ना वो स्टेम में ही बनता है। आपसे पूछेंगे निम्न में से पौधे के कौन से भाग में वार्षिक वलय नहीं बनेगी, ऑप्शन रहेंगे तने में, कौन से भाग में वार्षिक वलय बनती है, तने में, जड़ में, पत्ती में, फूल में। आंसर क्या दोगे, वार्षिक वलय किस में बनेगी, तने में। जड़ में वार्षिक वलय नहीं बनती है क्योंकि जड़ें धरती के अंदर होती हैं, उन पर मौसम परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं लिख देती हूँ, जड़ों में वार्षिक वलय नहीं बनती है, जड़ों में वार्षिक वलय नहीं बनती है, जड़ों में वार्षिक वलय नहीं बनती हैं क्योंकि इन पर, जड़ों पर मौसम परिवर्तन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जड़ों पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये कहाँ मिलती हैं, जमीन के अंदर, तो जड़ों में वार्षिक वलय नहीं बनती है। इतना समझ गए क्या आप। ये मैंने आपको डेंड्रो वर्ड के बारे में बताया है। क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। वृक्षों की आयु ज्ञात करना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आयु किससे ज्ञात करेंगे, वार्षिक वलय से। वार्षिक वलय क्या है, तो ये सेकेंडरी जाइलम है। जाइलम का काम क्या है, नॉर्मल जाइलम का काम जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। सेकेंडरी जाइलम कब बनेगा पौधे में, जब उसकी ग्रोथ होगी, जब उसमें स्ट्रॉन्ग तना बन जाएगा, जब वो वयस्क अवस्था में आएगा तो उसमें सेकेंडरी जाइलम बनेगा। जैसे आप वयस्क हुए तो आप में द्वितीयक लक्षण आ गए, वैसे ही पौधा वयस्क होगा तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी और उसमें सेकेंडरी कैरेक्टर्स आएंगे। अर्ली वुड कौन सी होती है, स्प्राइंग वुड। लेट वुड कौन सी होती है, ऑटमन वुड। कौन से भाग में वार्षिक वलय नहीं बनेगी, तो जड़ में नहीं बनेगी, पत्तियों में तो बनती नहीं है, जड़ में भी नहीं बनेगी क्योंकि जड़ें कहाँ होती हैं, धरती के अंदर, तो उन पर मौसम परिवर्तन का इफेक्ट नहीं होता है। जहां पर वर्ष भर मौसम एक सा रहता है वहां पर पौधों की आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो वहां पर भाई क्या करोगे, वृद्धि वाले आंसर में दोगे, ग्रोथ रिंग्स। इतने क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब ये थोड़े वर्ड हो जाएं, एक दो दिन और पढ़ाऊंगी, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपका बेस बनाया है। अभी एक और वर्ड बताती हूं मैं आपको, ट्राइको। ट्राइको वर्ड किसके लिए होता है, ट्राइको वर्ड होता है बालों के लिए। तो बताओ बालों का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्राइकोलॉजी। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्राइकोलॉजी। फिर देखो बाल, नाखून, अब अध्ययन नहीं लिख रही हूं मैं, आप खुद कर सकते हो ना, मैंने बता दिया, बस लॉजी लगाना है। अब बालों को वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर, ये तो आप जानते हो ना, लेकिन अध्ययन हेयरोलॉजी नहीं होगा, ट्राइकोलॉजी होगा। बाल, नाखून, सींग, खुर व पंख में प्रोटीन। बाल, नाखून, सींग, खुर व पंख में प्रोटीन कौन सी होती है, कौन सी होती है, आंसर में बताना। आंसर है इसका केराटिन। बाल हेयर्स, नाखून हो गए नेल्स, सींग होते हैं हॉर्न, पशुओं के सींग, खुर होते हैं हुप, पशुओं के खुर, पैर होते हैं ना जो, वो हुप कहलाते हैं, और पंख होते हैं फीदर्स। ये तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। पक्षियों के शरीर पर फीदर्स का आवरण क्या कहलाता है, प्लूमेज। अपने शरीर पर बालों का आवरण क्या कहलाता है, पेलेज। बाल, नाखून, सींग, खुर
और पंख में प्रोटीन कौन सी होती है? केराटिन। अब देखो एसएससी में सवाल आया हुआ है, ये केराटिन कैसी प्रोटीन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब कैसी पूछा है, इसका मतलब साफ हो गया है कि प्रोटीन कई प्रकार की होती है, वो मैं आपको प्रोटीन में पढ़ाऊंगी, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो है ना, कुछ प्रोटीन गोलाकार भी होती है अपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कुछ थ्रेड लाइक रेशेदार प्रोटीन भी होती है। तो जो केराटिन है ना, ये एक कैसी प्रोटीन है? रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन होती है। केराटिन एक रेशेदार या फिर कैसी प्रोटीन होती है? फाइब्रस प्रोटीन होती है। और इसके अलावा एक और बात बताती हूँ, प्रोटीन है ना, 3 प्रकार की अपन पढ़ेंगे। एक तो सरल प्रोटीन पढ़ेंगे, एक संयुग्मित प्रोटीन पढ़ेंगे, एक व्युत्पन्न प्रोटीन पढ़ेंगे। 3 प्रकार की प्रोटीन आएगी, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन। तो ये रेशेदार प्रोटीन तो है, इसके साथ साथ ये कैसी प्रोटीन होती है? सरल प्रोटीन भी होती है, सिंपल प्रोटीन भी है। और सिंपल प्रोटीन का मतलब ये केवल किससे बनी होती है? केवल अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड्स से बनी होती है, केवल अमीनो अम्ल से बनी होती है। समझ गए क्या? ट्राइको वर्ड होता है बालों के लिए, तो बालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ट्राइकोलॉजी। बाल, नाखून, सींग, खुर और पंख में कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। केराटिन कैसी प्रोटीन है? रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन होती है। और ये रेशेदार के साथ साथ कैसी प्रोटीन है? सरल प्रोटीन होती है। मतलब केवल किससे बनी होती है? एमिनो एसिड से बनी होती है। संयुग्मित का मतलब होता है प्रोटीन के साथ में एक और कोई चीज जुड़ जाए तो वो संयुग्मित प्रोटीन होगी। ये रेशेदार है, सिंपल प्रोटीन है, केवल एमिनो एसिड से बनी होती है। इतना समझ गए क्या आप? तो एक वर्ड लिखा है अपन ने ट्राइको, किसके लिए? हेयर्स के लिए। तो बाल, नाखून, सींग, खुर और पंख में प्रोटीन केराटिन। केराटिन एक कैसी प्रोटीन है? रेशेदार, मतलब थ्रेड लाइक प्रोटीन होती है ना, थ्रेड के समान स्ट्रक्चर होती है। और इंटरनल स्ट्रक्चर में ये एक सिंपल प्रोटीन है, ओनली एमिनो एसिड्स से बनी होती है। इसके अलावा मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ, ये वर्ड आया था पटवार प्री के अंदर, राइनो। राइनो शब्द किसके लिए होता है? नाक के लिए। तो बताओ, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, ये आप समझ गए। पटवार में क्वेश्चन आया था कॉमन कोल्ड का वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस, सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस, सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस, सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस। कॉमन कोल्ड का वायरस कौन सा है? कॉमन कोल्ड का वायरस है राइनो वायरस। सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस होता है राइनो वायरस। समझ गए क्या? कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम का वायरस राइनो वायरस। अरे कॉमन कोल्ड वैसे हर बीमारी में होता है, जो सिंपल कॉमन कोल्ड है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अदरवाइज तो अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है ना, उसमें भी तो कॉमन कोल्ड ही हो रहा है। पहले लोगों को पहले यही सर्दी जुकाम होता है ना, कोरोना वायरस गले को जकड़ लेता है। तो कॉमन कोल्ड का वायरस कौन सा होता है? राइनो वायरस। एक बार शुरू से देखो फिर आगे पढ़ते हैं अपन। एक तो मैंने ये बताया था आपको, उड़नहीन पक्षियों में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, सबसे छोटा कीवी। कीवी सॉरी ऑस्ट्रेलिया का लिख दिया मैंने, सो सॉरी। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु बताया था मैंने आपको कंगारू, वो और एकदम से ध्यान नहीं रहा मुझे। नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड है कीवी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। शुतुरमुर्ग होता है स्ट्रूथियो और रिया, इसकी 2 प्रजातियां हैं। स्ट्रूथियो तो अफ्रीकन शुतुरमुर्ग और रिया होता है अमेरिकन शुतुरमुर्ग। डेंड्रो वृक्षों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। वृक्षों की आयु ज्ञात करना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलय की संख्या गिनकर, वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स इज ए सेकेंडरी जाइलम, और एनुअल रिंग्स के अपन ने 2 भाग कर दिए, स्प्राइंगवुड एंड ऑटमनवुड। स्प्राइंगवुड होती है लेटवुड हल्के रंग की, ये सॉरी स्प्राइंगवुड है अर्लीवुड हल्के रंग की, ये लेटवुड गहरे रंग की।
फिर ऐसे स्थान जहां पर वर्ष भर मौसम एक सा रहता है वहां पर पौधों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? वृद्धि वलय की संख्या गिनकर। जड़ों में वार्षिक वलय नहीं बनती हैं क्योंकि वहां पर मौसम परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है। ट्राइको वर्ड होता है बालों के लिए। तो फिर मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, बाल, नाखून, सींग, खुर और पंख में कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। कैसी प्रोटीन है? रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन है। केवल किससे बनी होती है? एमिनो एसिड्स से बनी होती है। राइनो वर्ड अपन ने किसके लिए लिखा है? नाक के लिए। तो कॉमन कोल्ड का वायरस कौन सा है? राइनो वायरस। इसके बाद में मैं आपको एक और वर्ड पढ़ाती हूँ, इक्थियो। इक्थियो वर्ड किसके लिए होता है? मछलियों के लिए, फिशेज के लिए होता है। इक्थियो वर्ड किसके लिए होता है? मछलियों के लिए। तो मछलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिशेज, क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? इक्थियोलॉजी। इतना तो आप समझ गए ना, अब अध्ययन को तो आप समझने लगी गए हो। अब एक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन लिख रही हूं, उसका आंसर बताना। क्वेश्चन है अरे एक एक लाइन क्वेश्चन है भाई, खरपतवार पढ़ने पढ़ाने का अपने पास टाइम ही कहाँ है। मैं तो बहुत ही आपको यूनिक और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आ चुकी हैं और आने वाली हैं। मलेरिया उन्मूलन में प्रयुक्त मछलियाँ, मलेरिया उन्मूलन में प्रयुक्त मछलियाँ, मलेरिया उन्मूलन में प्रयुक्त मछलियाँ कौन सी होती हैं? मलेरिया उन्मूलन में कौन सी मछलियाँ काम आती हैं? साल्मन, ट्राउट और गेम्बूसिया। मलेरिया उन्मूलन में कौन सी मछलियाँ काम आती हैं? साल्मन, ट्राउट और गेम्बूसिया। और ये कैसी मछलियाँ होती हैं? तो ये लार्वा भक्षी मछलियाँ हैं, ये लार्वा भक्षी मछलियाँ हैं। देखो, मलेरिया उन्मूलन में कौन सी मछलियां काम आती हैं? साल्मन, ट्राउट, गेम्बूसिया। कैसी मछलियां हैं? लार्वा भक्षी। उन्मूलन होता है इरिडिकेशन, इरिडिकेशन ऑफ मलेरिया। देखो मलेरिया क्या है? पहली बात तो मलेरिया एक बुखार होता है। और मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया एक मच्छर से फैलता है और उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। और ये मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है ना, गंदे पानी में रहती है, रात में काटती है और जब ये अपने को काट देती है ना तो ये मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है, उसको अपने ब्लड में इंजेक्ट करवा देती है जिससे मलेरिया होता है। अब इसका क्या करना है? उन्मूलन, मतलब इसको हटाना है दुनिया से मलेरिया को। और इसको हटाना है तो फिर क्या करें? अब क्या करें भाई? ये मच्छर होता है ना, मादा एनाफ्लीज वयस्क है, ये तो इधर उधर भागती रहती है, कभी कहाँ उड़ के बैठेगी, कभी कहाँ उड़ के बैठेगी। तो इससे अच्छा होता है मच्छर का जो छोटा बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं लार्वा। मच्छर के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? लार्वा। अब ये लार्वा है ना, अभी छोटा है, इसके पंख नहीं लगे हैं, एक ही जगह पर पड़ा रहता है। जबकि वयस्क मच्छर होता है ये सब जगह पर उड़ता रहता है। तो ये जो लार्वा है इसको मारना ज्यादा इजी है या वयस्क मच्छर को मारना ज्यादा इजी है? बताओ। लार्वा छोटा बच्चा है ना, एक ही जगह पर पड़ा रहता है, तो इसको मारना ज्यादा इजी है या वयस्क मच्छर को मारना ज्यादा इजी है? आप सोचो, घर में अपने छोटा बच्चा है और एक आप वयस्क को, किसको नुकसान पहुंचाना ज्यादा इजी है? छोटे को ना, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा, आप तो बचाव करोगे, खुद के लिए फाइट करोगे। अब ये लार्वा है, पानी में पड़ा हुआ है, तो इसको मारना ज्यादा इजी है। तो इसके लिए पानी में क्या डाल देते हैं? मछलियां। मछलियां कौन कौन सी? साल्मन, ट्राउट, गेम्बूसिया। कैसी मछलियां हैं? लार्वा भक्षी। मच्छर के लार्वा का क्या करती हैं? भक्षण। समझ गए क्या? तो मलेरिया एक बुखार है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, इस मच्छर के बच्चे को लार्वा कहते हैं। इस मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए पानी में क्या डाली जाती हैं? मछलियां। और किसको मारने के लिए? लार्वा को मारने के लिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये साल्मन, ट्राउट और गेम्बू। जूनियर अकाउंटेंट में सवाल आया हुआ है, निम्न में से मलेरिया उन्मूलन में प्रयुक्त मछली। पहला आंसर, इसमें से
फर्स्ट प्रायोरिटी गेम्बूसिया को देना। मेन मछली है इनमें से गेम्बूसिया। इतना आप समझ गए क्या? फिशेज के बारे में अपन आगे कल पढ़ते हैं, आज आप इतना पढ़ लेना। थैंक यू।